नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि सेक्शन 5 है विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक नेशन को विजुअलाइज करने की बात हो रही है, यानी कि एक नेशन को कोई एक फेस देने की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, अगर किसी रूलर की, ठीक है, किसी रूलर को रिप्रेजेंट करना हो, किसी राजा को रिप्रेजेंट करना हो, तो ये काफी इजी काम है। उसका एक पोर्ट्रेट बना दिया जाता है या एक स्टेचू बना दी जाती है। ठीक है, यानी कि किसी एक रूलर को एक पोर्ट्रेट के थ्रू या एक स्टैचू के थ्रू रिप्रेजेंट करना काफी इजी है। बट हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन। बट दोस्तों, जब एक नेशन की बात आती है, यानी कि एक नेशन को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तो उसको किस प्रकार का फेस दिया जाए, यानी कि एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको किस प्रकार का फेस दिया जाए, तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसका भी एक तरीका निकाल डाला, एक एक जो है कि सॉल्यूशन निकाल दिया। कैसे? बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। उन्होंने एक नेशन को क्या किया? पर्सोनिफाई कर दिया। अगर दूसरे वर्ड में बोला जाए तो दोस्तों, उन्होंने एक कंट्री को रिप्रेजेंट किया, यूं रिप्रेजेंट किया जैसे कि वह कोई एक व्यक्ति हो, जैसे कि वह कोई एक पर्सन हो। ठीक है, तब से दोस्तों नेशन को एज ए फीमेल फिगर पोर्ट्रेट किया जाने लगा। बट दोस्तों, एक बात और है, मान लो कोई एक नेशन है, उस नेशन को कोई एक फीमेल फेस दे दिया गया, जैसे कि यूं ही देख लो, इसको एक फीमेल फेस दे दिया गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो फीमेल है, जो फीमेल फेस है, एक्चुअल में रियल लाइफ में यह एग्जिस्ट करती है, यानी कि रियल लाइफ में भी कोई यह एक महिला है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए जिस फीमेल फॉर्म को चूज किया गया, जिस फीमेल फॉर्म को यूज किया गया, रियल लाइफ में ऐसी कोई पर्टिकुलर वुमेन थी ही नहीं। ठीक है, तो अब बात आती है फिर ऐसा क्यों किया गया, जब रियल लाइफ में कोई वैसी, मान लो कि कोई एक, मान लो बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर वुमेन थी, उसका चेहरा दे दिया गया, इट्स ओके, तब समझ में आता है। बट अगर उसको ऐसी औरत का चेहरा दिया गया जो कि एक्चुअल रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बट फिर ऐसा किया क्यों गया? ऐसा इसलिए किया गया है, इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म, यानी जो आइडिया, जो नेशन के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थे, उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसा किया गया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का जैसे कि ग्रीड हो गया, यानी कि लालच, ईर्ष्या, फ्रीडम और लिबर्टी। ठीक है, तो दोस्तों, दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। इस प्रकार से फीमेल फिगर जो है कि एक नेशन का एलिगरी बनती है। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी दोस्तों, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है, किसके थ्रू? एक पर्सन या एक थिंग के थ्रू, या किसी चीज के थ्रू। ठीक है, तब उसको एलिगरी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो आर्टिस्ट थे, वे लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे आइडियाज को पोर्ट्रे करने के लिए फीमेल एलिगरी का यूज करते थे। यानी कि लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए वे किसका यूज करते थे? फीमेल एलिगरी का यूज करते थे। ठीक है, और ये जो आइडल्स थे दोस्तों, ये जो विचार थे, जो आदर्श थे, इनको किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था? इनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसा कि आपको याद होगा, जो लिबर्टी का जो एट्रीब्यूट था, यानी कि प्रतीक, वह क्या था? वह रेड कैप था या ब्रोकन चेन थी। यानी ब्रोकन चेन और रेड कैप का क्या मतलब होता था? यह रिप्रेजेंट करते थे किसको? लिबर्टी को। जनरली जो जस्टिस है दोस्तों, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन होती है, जिसके हाथों में क्या होता है? एक तराजू होता है। आप जैसे कोर्ट में जाओगे, जहाँ पे जज बैठता है, वहां पे देखोगे ना, एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन होती है, यानी कि एक औरत रहेगी, उसकी आंखों पे क्या होता है? एक पट्टी लगी रहती है, और उसके हाथों में तराजू होता है। ठीक है, तो दोस्तों 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसी प्रकार के फीमेल एलिगरीज का इन्वेंट किया, फीमेल एलिगरीज का यूज किया नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, नेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, अब फ्रांस में, इसी प्रकार की फ्रांस में जो वुमेन्स थी जिसका यूज किया गया, वह थी क्रिस्टियन मारियन। एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। इन्होंने जो पीपल्स नेशन का जो विचार था, पीपल्स नेशन का जो आइडिया था, उस पर काफी बल दिया। दोस्तों, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक थे, यानी उनके जो चिन्ह थे, वे किसके थे? लिबर्टी और रिपब्लिक के थे। रेड कैप, ट्राई कलर एंड दी कॉकेट। कॉकेट नॉर्मली जो कैप पहना जाता है, क्राउन पहना जाता है, उस पे एक बैज के रूप में रहता है, एक, यानी यूं बोल सकते हो, एक ऐसा ऑर्नामेंट होता है जो कि हेड के ऊपर लगाया जाता है बैज के रूप में। ठीक है, तो जो मारियन की स्टैचू थी दोस्तों, उसको पब्लिक स्क्वायर्स पे एडिट कर दिया जाता है, यानी पब्लिक स्क्वायर्स पे लगा दिया जाता है, और पब्लिक प्लेसेस पे लगा दिया जाता है, ताकि लोगों को यूनिटी के नेशनल सिंबल की याद आती रहे।
ऐसा ना हो कि लोग भूल जाएं, आज़ादी के बाद लोग भूल जाएं, ताकि उसकी याद लोगों को आती रहे। और मारियन की जो इमेजेस थी दोस्तों, वे कॉइन्स और स्टैम्प पे भी मार्क की जाती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्टल स्टैम्प है, पोस्टल स्टैम्प है 1850 का, यहाँ पे मारियन की तस्वीर बनाई गई है। इसी प्रकार से दोस्तों जर्मेनिया जो थी वह जर्मन नेशन की एलेगरी बनती है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन में दोस्तों जर्मेनिया जो थी वह एक क्राउन पहनती है ओक लीव्स का, क्योंकि ओक लीव्स जो है जर्मन ओक किसके लिए स्टैंड होता है, मतलब किसके, उसको प्रतीक माना जाता है हीरोइज्म का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए, कुछ एट्रीब्यूट दिए गए, उनका सिग्निफिकेंस दिया गया, यानी कि कुछ सिंबल्स का मतलब दिया गया। जैसे ब्रोकन चेन का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे ब्रोकन चेन दिख रही है, इसका मतलब है कि आजादी, यानी कि बीइंग फ्रीड, एकदम फ्री हो जाना। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, यानी कि एक सुरक्षा कवच जिसपे एक ईगल की तस्वीर बनी हो, उसका मतलब है सिंबल ऑफ द जर्मन, या जर्मन एम्पायर का सिंबल था। और क्राउन ऑफ ओक लीव्स, इसका मतलब है हीरोइज्म, जैसे ऑलरेडी हमने देखा कि ये हीरोइज्म का सिंबल है। तलवार का मतलब होता था रेडीनेस टू फाइट, मतलब फाइट के लिए रेडी है, लड़ाई के लिए रेडी है। ओलाइव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, एक स्वॉर्ड होती है जिसके अराउंड में, सराउंडिंग में यहाँ पे ओलाइव ब्रांच जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इसका मतलब होता है कि कोई जो है कि शांति चाहता है, पीस चाहता है। ठीक है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर का मतलब, ब्लैक और रेड गोल्ड ट्राई कलर क्या था, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1840 है, जिसको बैन कर दिया जाता है ड्यूक्स के द्वारा, जर्मन स्टेट, जो जर्मन स्टेट के ड्यूक्स थे। अब रेज ऑफ द राइजिंग सन, यानी एक निकलते हुए सूरज का जो किरण होता है, जो रेज होती हैं, उसका मतलब था बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, जैसे यहाँ पे बैकवर्ड में दिखाया गया है, तो ये इसका मतलब था बिगिनिंग ऑफ अ न्यू, एक नए एरा की शुरुआत। यहाँ पे फॉलिन जर्मेनिया को दिखाया गया है 1850 का। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये है जर्मेनिया, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन एक्चुअली एक रिवर है, राइन जो है रिवर है, वहां पे दिखाया कि जर्मेनिया जो है राइन रिवर का जो पहरेदारी कर रही है। ठीक है, तो 1860 में दोस्तों यह जो काम दिया गया इस तस्वीर को बनाने के लिए, वह दिया गया आर्टिस्ट लॉरेंस क्लासन को दिया गया, तो इस इमेज को बनाने के लिए। और इसकी जो जर्मेनिया की तलवार है उस पर इंस्क्रिप्शन क्या लिखा गया है, उस पर क्या इंस्क्राइब किया गया है, द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन, यानी जो जर्मन राइन है उसका प्रोटेक्शन कौन करता है, जर्मन स्वॉर्ड करती है, जर्मन तलवार करती है। तो दोस्तों अब जो सेक्शन 6 आता है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो दोस्तों हुआ क्या कि 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक जो नेशनलिज्म था वह उतना ज्यादा आइडियलिस्टिक, लिबरल और डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट नहीं रहा जितना कि वह पहले हुआ करता था। पहले का मतलब कब, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फिर से देख लो कि 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक नेशनलिज्म उतना ज्यादा आइडियलिस्टिक, लिबरल, डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट वाला नहीं रहा जितना कि वह 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक था। यूं समझो पहले क्या था, लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे, लोग नेशन स्टेट बनाने की मांग कर रहे थे, बट लोग रिवॉल्यूशन नहीं चाहते थे। लोग क्या करते थे, मूवमेंट करते, यानी आंदोलन करते थे। लोग खून खराबा नहीं चाहते थे, लोग दूसरे को मारना नहीं चाहते थे राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम पे। बट बाद में, यानी कि बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक यह पूरा बदल गया। अब नेशनलिस्ट का मतलब होता था, नेशनलिज्म का मतलब होता था दूसरे नेशन को मार दो, खत्म कर दो। ठीक है, यानी अपना जितना भी हो सके उतना एक्सपेंशन करो। बाद में क्या होता है, बट बिकम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एड, ये लिमिटेड एड वाला एक नैरो क्रीड बन जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। तो दोस्तों इस पीरियड के दौरान जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वे एक दूसरे के प्रति बिल्कुल इनटॉलरेंट हो जाते हैं और हमेशा वार के लिए रेडी रहते हैं। द मेजर यूरोपियन पावर, जो मेजर यूरोपियन पावर थी दोस्तों, उन्होंने क्या किया, नेशनलिस्ट एस्पिरेशन का को मैनिपुलेट किया। जो उनके सब्जेक्ट पीपल थे, यानी जो उनके अधीन लोग थे, उनका जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशन था, जो उनकी नेशनलिस्ट फीलिंग थी, जो उनकी नेशनलिस्ट भावनाएं थी, उसको मैनिपुलेट किया अपने इंपेरियलिस्टिक एम्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी यूरोप है, मान लो यूरोप में कोई एक रीजन है, ठीक है, यूरोप का कोई एक रीजन है, यहाँ का जो, यहाँ पे जो भी मेजर पावर रहा होगा उसने क्या किया कि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो जो जनता, जो प्रजा इनके अधीन है, इस मेजर पावर के अधीन है, तो इसने क्या किया, यहाँ के लोगों का जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको मैनिपुलेट किया लोगों को, कि दूसरे, किस लिए, दूसरे वाले राज्य पे हमला करने के लिए, राष्ट्रीयता के नाम पर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके इस राज्य पे उनको हमला करना होता था। तो इनको लोगों को ऊपर चढ़ाते बढ़ाते थे, लोग एकदम मतलब खून खराबे पे उतर आते थे। ठीक है, नेशनलिस्ट के नाम पे इनको खत्म कर दो, तो लोग इनके साथ आ जाते थे। तो यूरोप में इस प्रकार से चल रहा था। तो दोस्तों यह क्या हो गया, एक टेंशन हो गया, नेशनलिस्ट के नाम पर एक नेशनलिस्ट टेंशन हो गया। तो 1871 के बाद यूरोप में
सबसे ज्यादा सीरियस नेशनली टेंशन का जो सोर्स बना हुआ था बाल्कन एरिया। तो दोस्तों ये जो बाल्कन रीजन था, कि बाल्कन रीजन था क्या? तो बाल्कन एरिया था वह एक ऐसा रीजन था जहाँ पे काफी ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन था। तो आज के जो मॉडर्न टाइम के यानी आज के जो नेशन स्टेट हैं जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनीग्रो, ये सारी जो नेशन स्टेट है सारी की सारी किस पे आते थे? बाल्कन रीजन में आते, बाल्कन एरिया में आते थे। तो दोस्तों ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, इसी को बाल्कन बोलते थे पहले। यह क्या था? बाल्कन था। ठीक है, इसमें जैसे कि देख सकते हो क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, रोमानिया, सारी जो है आज की जिसको हम कंट्रीज जानते हैं, मैसिडोनिया, सारी इसमें आती थी बाल्कन रीजन में। और दोस्तों इस रीजन में, इस बाल्कन एरिया में जो लोग रहते, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, उनको ब्रॉडली किस किस नाम से जाना जाता था? स्लाव के नाम से, उनको स्लाव बोला जाता था। ठीक है, और बाल्कन एरिया का दोस्तों एक लार्ज पार्ट, एक बहुत बड़ा हिस्सा किसके कंट्रोल में था? वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, यानी ऑटोमन एम्पायर का वहाँ पे जो है कि कंट्रोल था, नियंत्रण था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो दोस्तों जो जो आइडिया था रोमांटिक नेशनलिज्म का, यह भी बाल्कन में इंटर करता है, यानी कि रोमांटिक नेशनलिज्म का जो विचार था वह भी बाल्कन एरिया में फैलता है। इसके साथ साथ ऑटोमन एम्पायर उस टाइम डिसइंटीग्रेट हो रहा था, वो खत्म हो रहा था। इससे क्या होता है, यह जो रीजन होता है, वह जो एरिया होता है, काफी एक्सप्लोजिव हो जाता है। ठीक है, यानी मारकाट यहाँ पे चलने लगती है। ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and इंटरनल रिफॉर्म बट विद वेरी लिटिल सक्सेस। तो दोस्तों होता क्या है कि थ्रू द 19th सेंचुरी जो ऑटोमन एम्पायर था, जो ऑटोमन साम्राज्य था, वह अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। कैसे? मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म के थ्रू, बट वह सफल नहीं रहता, ज्यादा उसे सफलता, ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल। तो दोस्तों एक 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 करके जो इसकी यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज थी, इससे अलग हो जाती हैं, टूट जाती हैं और इसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। किसके कंट्रोल से? ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से। और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लेते हैं? इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेते हैं। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड their claims for independence are political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। subjugate मतलब अधीन बना लेना या किसी को जीत लेना। तो दोस्तों जो बाल्कन लोग थे, उन्होंने आजादी या पॉलिटिकल राइट्स के अपने क्लेम्स को नेशनलिटी का बेस प्रोवाइड कर दिया। क्या? नेशनलिटी का आधार बना दिया। किसको? उनका इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स का जो उनका क्लेम था। और दोस्तों उन्होंने हिस्ट्री का यूज यह प्रूव करने में किया कि वे कभी इंडिपेंडेंट थे, यानी कि कभी आजाद, पहले वे आजाद थे और सब्सिक्वेंटली उनको सब्जुगेट कर लिया गया, उनको अधीन बना लिया गया, उनको जीत लिया गया। किसके द्वारा? फॉरेन पावर्स के द्वारा। Hence the rebellious nationalities in the Balkan thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence। long lost independence का मतलब दोस्तों कि एक लंबे टाइम से खोई हुई आजादी। तो दोस्तों जो बाल्कन एरिया के जो रिबेलियस नेशनलिटीज थी, रिबेलियस नेशनलिटीज का मतलब जो विद्रोही राष्ट्रीय ग्रुप थे, उन्होंने अपने जो स्ट्रगल्स थे उनको एक लंबे टाइम से खोई हुई आजादी को वापस पाने के एफर्ट के रूप में देखा। ठीक है, यानी उन्होंने क्या बोला कि जो इतने टाइम से जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो इनका ये स्ट्रगल था, यह एक एफर्ट था, एक प्रयास था अपनी आजादी को पाने का। तो दोस्तों जैसा कि डिफरेंट स्लाविक नेशनलिटीज अपनी आइडेंटिटी को और अपनी इंडिपेंडेंस को, यानी कि अपनी आजादी को डिफाइन करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस वजह से जो बाल्कन एरिया था ना, वह एक एरिया बन गया इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, द बाल्कन स्टेट्स वर पार्सली जेलस ऑफ ईच अदर। जो बाल्कन स्टेट थे वह एक दूसरे से, उनको जलन होने लगी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हुए। ठीक है, एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। अब मान लो बाल्कन एरिया में 2 टेरिटरी हैं, तो हर एक टेरिटरी, कोई ये टेरिटरी चाहेगी कि इसका हम ज्यादा एरिया ले लें, हथिया लें, और ये टेरिटरी चाह रही थी कि हम इसका एरिया ज्यादा हथिया लें, अपने एरिया को, अपनी जो टेरिटरी उसको और ज्यादा बढ़ा लें दूसरे का लेकर। ठीक है, मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स आल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। तो दोस्तों अब आगे क्या होता है कि जो परिस्थितियां थी, जो सिचुएशन था, जो परिस्थितियां चल रही थी, काफी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जटिल हो जाती है। क्यों?
बिकॉज द बाल्कन्स आल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी, क्योंकि जहाँ पे जो बड़ी बड़ी पावर राइवलरी थी अब उनमें कंपटीशन होने लगता है, ठीक है, उनमें कंपटीशन होने लगता है। इस वजह से जो स्थिति थी, जो परिस्थिति चल रही थी, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस पीरियड के दौरान दोस्तों देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स, तो जो यूरोपियन पावर्स थी, ग्रेट यूरोपियन पावर थी, उनके अंदर भी काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा था। किसको लेकर? ट्रेड को लेकर, कॉलोनीज को लेकर, एज वेल एज नवल एंड मिलिट्री माइट, यानी कि जो यूरोपियन पावर्स थी दोस्तों उनके एक दूसरे से काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा था। ट्रेड और कॉलोनीज पे तो चल ही रहा था, इसके साथ साथ नवल और मिलिट्री पे भी कंपटीशन चल रहा था। तो दोस्तों वह जो यूरोपियन पावर थी जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा था ट्रेड को लेकर, कॉलोनीज को लेकर, यहाँ तक कि नवल और मिलिट्री को लेकर, यह सामने नहीं आता, यानी कि यह दिखता नहीं, यह पता नहीं चलता, यह तब पता चलता है, यह तब सामने आता है जब बाल्कन वाला प्रॉब्लम सामने आता है। यानी बाल्कन वाली समस्या जब आगे बढ़ जाती है, लोग हमला करने लगते हैं, लोग जो है कि अपना हर मतलब सब कुछ यूज करते हैं बाल्कन वाले एरिया पे कब्जा करने के लिए। तो जैसे कि जो पावर थी रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये लोग चाहते थे कि जो बाल्कन वाला एरिया है उस पर जो जो दूसरी पावर्स है उनके पकड़ को, उनके होल्ड को काउंटर किया जाए, उसको कमजोर किया जाए और अपना जो है कि इस पर कंट्रोल बना लिया जाए। यानी कि जो बाल्कन वाला एरिया था दोस्तों, या दूसरी पावर्स से छीनना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे और अपना प्रभुत्व इस पे जमाना चाहते थे। कौन? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ठीक है। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार, इससे दोस्तों क्या होता है, बहुत कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती, कई वार्स होते हैं इस रीजन में, बाल्कन वाले रीजन में। और फाइनली दोस्तों होता है क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस इमेज में क्या दिखाया गया, मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर की बात हो रही है। टॉप एंगल्स आर शोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे अगर टॉप में देखा जाए तो यहाँ पे एंजल्स हैं जो कि क्या लिए? फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फेडरेशन, ठीक है, यानी आज़ादी, भाईचारा, ठीक है, ये बैनर ली हुई है। फॉरग्राउंड में दिखाया, यहाँ पे ब्रिटानिया को दिखाया गया है, ब्रिटानिया जो कि ब्रिटिश नेशन का क्या थी? सिंबल थी। इज टेम्पली सिटिंग ओवर द ग्लोब, यह देखो यहाँ पे ग्लोब, अर्थ को, वर्ल्ड ग्लोब को दिखाया गया है जहाँ पे बैठी हुई हैं, ठीक है। द कॉलोनीज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू, जो कॉलोनीज थी यानी ब्रिटिश एम्पायर की दोस्तों जो कॉलोनीज थी उनको किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है? उनको इमेजेस के थ्रू, किसके इमेजेस के थ्रू? टाइगर, एलिफेंट, फॉरेस्ट और प्रिमिटिव पीपल के थ्रू, ठीक है। द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज शोन एट द बेसिस ऑफ ब्रिटेन्स नेशनल प्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाएगा ना, अब जैसे को मान लो कोई यहाँ पे इनकी कॉलोनी, इसको किसके थ्रू दिखाया गया है, यहाँ पे जो कॉलोनी है इसको किसके थ्रू दिखाया गया है, पूरा यहाँ पे दिखाया गया है इमेजेस के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है कि नेशनलिज्म अलाइन हो जाता है इंपेरियलिज्म के साथ, यानी कि नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इससे क्या होता है, जो यूरोप था वह 1914 में डिजास्टर की तरफ चला जाता है। बट मीनवाइल क्या होता है कि वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज जिनको की कॉलोनाइज कर दिया गया था, किनके द्वारा? यूरोपियन पावर्स के द्वारा 19th सेंचुरी में। उस कंट्री के जो लोग थे वे इंपेरियल डोमिनेशन का विरोध करने लगे थे, ठीक है। द एंटी इंपेरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर, यानी वर्ल्ड में जो एंटी इंपेरियल मूवमेंट डेवलप हुए, एंटी इंपेरियल आंदोलन डेवलप हुए हर जगह, वे क्या थे? नेशनलिस्ट है। किस सेंस में? इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, इस सेंस में कि वे सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे किस लिए? इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाने के लिए, आजाद नेशन स्टेट बनाने के लिए। एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, और वे क्या थे? वे एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी के सेंस से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। फॉर्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इंपेरियलिज्म, जो कि कैसे डेवलप हुआ, जो कि कैसे बना, यानी जो कलेक्टिव नेशनल यूनिटी का जो जो सेंस था वह कैसे डेवलप हुआ? तो दोस्तों वह इस प्रकार से डेवलप हुआ जब वो इंपेरियलिज्म का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है विरोध, ठीक है। तो जो कलेक्टिव नेशनल यूनिटी का सेंस था वो कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है? इंपेरियलिज्म का विरोध करते करते। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म बट नो वेयर रेप्लिकेटेड, रेप्लिकेट का मतलब दोस्तों कि दोहराना, ठीक है, या यूज कर, फिर से उसका यूज इस्तेमाल करना। तो जो यूरोपियन आइडियाज थे नेशनलिज्म के, नेशनलिज्म के जो यूरोपियन आइडियाज थे, राष्ट्रीयता के जो यूरोपियन आइडियाज थे दोस्तों, उनका कहीं पे यूज नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले नेशन स्टेट बने कहाँ? यूरोप में बने। ऐसा नहीं है कि यूरोप के बाहर भी उनका यूज किया गया, उस नेशनल आइडियाज का यूज किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, हर जगह के लोग अपना खुद का, अपना अलग अलग स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म डेवलप किए, ठीक है। एक अलग ही नेशनलिज्म की वैरायटी उन्होंने डेवलप किया। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट
came to be accepted as natural and universal. बट दोस्तों यह आइडिया कि सोसाइटीज को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए नेशन स्टेट में, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया एज ए नेचुरल एंड यूनिवर्सल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमने देखा कि जैसे कि यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में लोग नेशनलिज्म का उनका अलग ही भाव था, नेशनलिज्म का विचार जो था अलग था। अब अलग मान लो दूसरे कॉन्टिनेंट में लोग विरोध कर रहे हैं नेशनलिज्म की, मतलब राष्ट्रीयता की भावना जो आई उनका अलग ही वैरायटी था। ऐसा नहीं था कि यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो हमारे यहाँ सेम थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारा एक अलग ही था। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।